तो देखिए दोस्तों, भाई बहनों, सभी को नमस्कार। आज हम फरीदाबाद में भाई मिनिस्टर के शिक्षा मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ पर उनके आवास स्थान पर आए हैं। और ये सारे के सारे वो बेरोजगार हैं जो कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से रहा हुआ है। अभी कह रहे हैं कि बैक टू बैक क्या है, वैकेंसी निकल रही है, अच्छी बात है। लेकिन इन अभ्यर्थियों का, इन कैंडिडेट्स का क्या दर्द है वो भी आप सुन लीजिए। आज मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस बैनर पे बिल्कुल क्लियर है कि आक्रोश प्रदर्शन, पहले स्टेट पेपर पाठ्यक्रम से बाहर दिया, फिर 72 वाला पास और 89 वाला फेल किया। ना प्रदर्शन को मजबूर करो, ग्रेस भेदभाव को दूर करो। बिल्कुल सही बात है। 2017 में जो पंजाबी का पेपर था भाई, वो उसमें आपको बता दूं मैं 30 नंबर की ग्रेस मिली थी। और आज आप देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर था बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। बच्चों ने तैयारी की थी किस हिसाब से कि पैराग्राफ वगैरह आएंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं मिला वहाँ पे। तो ये बहुत ही ज्यादा भरा दर्द है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं सरकार पे ये विश्वास है कि हमारा कार्य होगा। तो आज इन कैंडिडेट्स से और इन सभी अभ्यर्थी जो दूर दूर से, ये अपनी जो बहनें हैं, ये सारी बहनें बहुत दूर से आई हैं। कोई 4 बजे उठ के आई है, कोई 5 बजे चली है। तो मैं इनसे कुछ विचार आपके सामने पेश करना चाहूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता जी, क्या कहना चाहोगे? आप किस लिए आए यहाँ पे? हम आए अपने बच्चों के लिए। अच्छा। 70 नंबर का पास कर दिया और 82 नंबर वाले फेल कर दिए बच्चे। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे माता जी? आप क्या सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्या करें? उम्मीद है इन बच्चों को कामयाब करो। जबकि इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी है, इनको कामयाब क्यों नहीं करते? इतने सालों से वैकेंसियां खाली पड़ी है। मतलब ग्रेस मिलने में चाहिए। ग्रेस मिलनी चाहिए। कहाँ से आए माता जी आप? मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हो? हाँ जी मैडम जी, आप बताइए क्या कहना चाहोगे? हम ग्रेस के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें 7 महीने हो गए घूमते हुए, लेकिन सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है जी। और हमें सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि वो हमारी बात जल्दी से जल्दी सुने। ठीक है मैडम जी, आप तो स्टार्टिंग से यहाँ जुड़े हुए हो, तो आप काफी ये सुनने में आया, काफी बार आप यहाँ आ चुके हो, मिल के भी जा चुके हो, काफी परेशान हो। तो मुझे बताइए क्या सिलसिला क्या है ये? सर वही 30 नंबर की ग्रेस का सिलसिला है। पाठ्यक्रम से पहले तो इन्होंने सारा सिलेबस बाहर दे दिया और जब बच्चों ने अपने हक की मांग की तो वो 8 महीने से हम लोग लगातार घूम रहे हैं सबके पास, चाहे वो शिक्षा मंत्री है, चाहे वो हमारे सीएम साहब है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन हमें वहाँ से सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और वापसी कर दिया जाता है। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि हम सब भाई बहन बहुत दूर दूर से चल के आए हैं और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बारिश आ रही है फिर भी हम लोग खड़े हुए हैं लगातार। लेकिन मैडम अपने काम के लिए निकल चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है मैम से, मैम ने जिस तरह से एस्टेट को लाइफ टाइम वैलिड किया है, हमारी भी एस्टेट वाली प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बोर्ड ने आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम सेट किया है। उन्होंने 1 महीने पहले एक एग्जाम पैटर्न दिया और उसके बाद उससे आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया। पहली गलती है। बाद में वो मान नहीं रहे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बच्चों को देखते हुए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसके अंदर एक 72 नंबर वाला बच्चा पास कर दिया और एक 88 और 89 नंबर वाला बच्चा फेल कर दिया, जिसको ओनली 1 नंबर की जरूरत है। और 72 नंबर वाले को 18 नंबर की जरूरत है, उसको वो नंबर देके पास कर दिया गया है। हम चाह रहे हैं सर ग्रेस मिले तो सबको मिले। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि पार्शलिटी हुई? बिल्कुल पार्शलिटी। 72 वाले को 18 मार्क्स किस लिए ऐड कर दी? क्या वजह क्या थी? सर उन्होंने क्राइटेरिया बनाया 120 मार्क्स का। अच्छा। 120 मार्क्स के बेसिस पे उन्होंने पहले ये देखा 120 मार्क्स के अंदर से कितना बच्चे ने स्कोर किया है जी। और अगर वो 60% किया है तो उन्होंने 30 नंबर में से भी 18 नंबर उसको 60% करके दे दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे ने 2 नंबर ही स्कोर किए हैं तो उसको 16 नंबर मिल गए हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी बच्चे ने 16 नंबर स्कोर किए हैं तो उसको 2 ही नंबर मिले हैं। और अगर किसी बच्चे ने 19 नंबर स्कोर किए हैं तो उसको 1 नंबर भी नहीं मिला है। बिल्कुल। तो ये रीजन रहा सर। तो दोस्तों देख सकते हो, ये देखिए बारिश, बिल्कुल बारिश अभी चली हुई है, बारिश हो रही है और सारे कैंडिडेट्स बहुत दुखी है। तो चलिए हम मिल लेते हैं अभी मिस्टर कपिल से। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार साथियों, मैं महेंद्रगढ़ से कपिल। और एस्टेट का जो ये पेपर हुआ था, एक तो हरियाणा बोर्ड की सबसे बड़ी कमी ये है कि जो एस्टेट का नोटिफिकेशन वो महीना या 1.5 महीना पहले देते हैं और उससे भी पहले इन्होंने इस बार एक सिलेबस दिया जिसको तैयार करने के लिए सिर्फ इन्होंने 1 महीना दिया। लेकिन बच्चे जब एग्जाम में जाके बैठते हैं तो उनको कुछ भी, जो हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन था उसमें कुछ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिला। पहली बार 2-3 दिसंबर को जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद हम 11 दिसंबर को बोर्ड के सेक्रेटरी थी ज्योति मित्तल, उनसे जाके मिले थे, अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया। तो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल आपकी समस्या को ध्यान में रखे और रिजल्ट में आपके साथ कुछ पॉजिटिव किया जाएगा। पॉजिटिव उन्होंने ये किया कि एक ऐसा पार्शियल फॉर्मूला बनाया जिसमें जो बच्चा आपके मिलने के बाद पार्शियल फॉर्मूला? बिल्कुल, हमारे मिलने के बाद फॉर्मूला बनाया कि 120 में से जिस बच्चे ने 60% स्कोर कर रखा है उस बच्चे को 60% हिंदी और इंग्लिश में दे दिए। और मैं एक 71 स्कोर किए हुए हूँ
अच्छा। सब 120 में से जी सर। मेरे को 16 नंबर उसमें हिंदी और इंग्लिश में आए हुए हैं। जी। 16 और 71 87 हो गए। मेरे को 3 नंबर चाहिए, मेरे को 3 नंबर नहीं मिले। लेकिन ऐसा बच्चा जो 72 स्कोर किया हुआ है और हिंदी इंग्लिश में किसी को 2-4 भी आए हैं ना, उसको 15, 17, 18 तक नंबर दे रखे जी हैं। सर। ये एक पार्शियल फॉर्मूला है। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में भी रिटर्न, बच्चों ने कोर्ट केस भी किया है, तो उसका भी बच्चों के पास रिप्लाई आया था। तो इन्होंने वहाँ पे ये माना कि जी कुछ भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अच्छा। उसी लेटर में ये लिख के दे रहे हैं कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। और उसी में फिर अगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो आपको एक ऐसा भेदभावपूर्ण फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या थी? आप सीधा सीधा जो आपने एस्टेट के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप उसी फॉर्मूले, उसी के अकॉर्डिंग 150 में से बच्चों ने जो स्कोर किया था आप रिजल्ट निकाल देते। सारे सहमत थे, या तो किसी को नहीं मिलता। जी सर। अब अगर एक भी बच्चे के साथ अनजस्टिस होता है तो वो अनजस्टिस है, और यहाँ तो हम हजारों बच्चे हैं। जी सर। तो सर आज आप फरीदाबाद में आए हो एजुकेशन मिनिस्टर के पास, तो आपको क्या कुछ पॉजिटिव मिला आश्वासन या नहीं मिला? इससे पहले भी हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास मिल चुके हैं और बार बार मुख्यमंत्री के पास भी जाते रहे हैं। आज भी हमें एक पॉजिटिव आश्वासन मिला है, और वो जो फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे अच्छा, तारीख, अच्छा। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। जी सर। पॉजिटिव कुछ नहीं है। अच्छा, इससे भी पहले मिला गया है। और इन्होंने एक, जो बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जी पूरे हरियाणा से 5 बच्चे हैं, यही घूम रहे हैं और यही सबको पागल बना रहे हैं। होता ये है कि जी सारे जो एस्टेट अभ्यर्थी हैं वो या तो प्राइवेट में जॉब करते हैं या बेरोजगार है। जी सर। जो प्राइवेट में जॉब करता है उसको वीक के जो सोमवार से शनिवार तक के दिन होते हैं छुट्टी नहीं मिलती जी है। सर। संडे संडे को वो फ्री हो पाता है। अगर प्राइवेट में जॉब करने वाला छुट्टी लेकर जाएगा तो खाएगा क्या, ठीक बच्चे बात क्या है, ठीक खाएंगे? बात है, ठीक बात है। मैडम ने भी ये बोला कि 5 घूम रहे हो, बाकी बच्चे आपके कहाँ हैं? आज संडे का दिन था, मैडम को ये दिखाने आए थे कि हम 5 बच्चे नहीं, हमारे साथ हजारों बच्चे हैं। बोलेंगे तो हम इससे ज्यादा स्ट्रेंथ भी उनको बुला के दिखा देंगे कि अगर आपको बच्चों की प्रेजेंस से स्ट्रेंथ का पता लगता है तो बच्चे आ जाएंगे। सर मान लीजिए ये आपकी जो बात है, इनको ये थोड़ा बहुत भी कंसिडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक बार पता चल जाए मेरे सभी व्यूवर्स को, एक बार क्या कहना चाहोगे आप? सर फिलहाल तो लगता नहीं कि कुछ भी कंसीडर कर रहे हैं हमारी बात को। आते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है और ठीक है जी धन्यवाद, आपसे ले जाओ। तो अगला स्टेप आप लोगों को क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये है कि अगर हमारी समस्या के बारे में समाधान नहीं किया जाता है तो हम मुख्यमंत्री जो निवास है संत कबीर कुटीर जी सर। चंडीगढ़ में, वहाँ पे धरना देंगे। वहाँ उनके सामने पहले तो जाके पोलाइटली अपनी मांग रखेंगे, जी सर। और अगर समाधान नहीं होता है तो फिर वहाँ पे धरना देंगे। जी सर। जी सर। तो अभी देखिए हमारे काफ़ी सीनियर्स कैंडिडेट्स यहाँ पे और हमारे साथ ही आए हैं कैंडिडेट, तो हम नहीं बोलेंगे, ये साथ है, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या ये जो माजरा क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और आपके एक्सपीरियंस से हमें बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सोल्व होगी या नहीं होगी। क्या लगता है साहब? मैं बीइंग स्टेक होल्डर हूँ, मेरी गुड़िया इसमें कैंडिडेट है। अब मेरी गुड़िया नहीं, हजारों गुड़िया इसमें मुहिम में कैंडिडेट है। इसका 0 पॉइंट से कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 2023 में एस्टेट पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन किया। जी सर। उससे पहले बोर्ड चेयरमैन साहब ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन नेट पर डाउनलोड कर दी थी और उसमें नया सिलेबस वर्णित किया था जो अच्छा सिलेबस था। जी सर। परंतु कारणवश बोर्ड ने पेपर सेटर को 2022 की बुकलेट दे दी और हमारा बच्चों का जो पेपर सेट था वो 2022 से सेट होकर आ गया और बच्चों ने पढ़ाई की थी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 के अनुसार। जैसे ही बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर आया उनको पता चला कि पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है और उन्होंने शाम को अपना रोष प्रदर्शन किया। ये दिसंबर महीने से बातें चलती आ रही है। जी सर। जी सर। चेयरमैन साहब को इस बात का पता था कि ये गलती हो चुकी है, परंतु उन्होंने इस गलती को स्वीकारा नहीं और एक भेदभावपूर्ण अनजस्टिस, नॉट अकॉर्डिंगली जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, एक ऐसा फार्मूला ले आया, कुछ ही लोगों को उसका बेनिफिट हुआ। जब नुकसान सभी बच्चों का समान रूप से हुआ है तो भरपाई सभी बच्चों की समान रूप से होनी चाहिए थी। यादव जी पूरे उत्तरी भारत में एक महान शिक्षाविद है जो कि ओपन हाउस में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के लेटर में भी झूठ बोल रहा है, महामहिम राज्यपाल जी के पत्र के अंदर भी उन्होंने झूठ बोल रहा है और मैडम जी को भी गुमराह किया हुआ है। तो जब तक वो गुमराह करते रहेंगे हमें इस न्याय की उम्मीद बहुत ही कम है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, इसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं। और शिक्षा आत्माराम जी, मैं आपको एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। मुझे बताइए कि ये सुनने लोग पब्लिक कहते हैं कि जनता जनार्दन है। हाँ। जनता जनार्दन है, यही सरकार बनाती है, यही सरकार गिराती है, तो इस बात को कितना सच मान रहे हो आप? बात तो पूर्ण रूप से सच हाँ है, जी। पर सरकार बनाना गिराना हमारे बहुत इशू होते हैं समाज में, जाति, बिल्कुल, धार्मिक, बिल्कुल, राजनीतिक, बिल्कुल। वो एक अलग विषय हो जाता है। अब टोटली वीपी यादव जी चेयरमैन है, उनकी हठधर्मिता के कारण सारा प्रशासन
गुमराह किया गया है और हमें न्याय मिलेगा। और हम यादव जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस मुद्दे को भी सुलटाएं। नहीं, ये मुद्दा आने वाले 2 साल में 3 साल में पता नहीं ये कहां तक जाएगा। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और कोर्ट में इन्होंने स्वीकार किया है और जज साहब ने टिप्पणी की है कि 30 क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस एज बोर्ड एडमिटेड। फिर इन बच्चों को सभी को 30 नंबर समान रूप से इनकी क्षतिपूर्ति कर दें कि जिस बच्चे के 25 नंबर उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, 18 है उसको 12 नंबर दे दे। जितना नुकसान हुआ है वो इक्वल रूप से भरपाई करे। और इसी में यादव जी की भी अच्छाई है, समाज की भी अच्छाई है, शिक्षा की भी अच्छाई है और सरकार की भी है। हमारी इच्छा है कि आने वाले 25 अगस्त से पहले इस मुद्दे पर ध्यान दें और यादव जी इन बच्चों के लिए हरदर्मिता छोड़े। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, रूटीन में गलती हुई है बोर्ड से, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पेपर सिलेबस है, बुकलेट पेपर सेटर को 22 की दे दी और बच्चों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में 23 का सिलेबस दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें टकराव रहा है। तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, हम प्रयासरत हैं। तो देखिए जल्द से जल्द, क्योंकि वैकेंसीज आई हुई है और वो वैकेंसीज चली जाएंगी। 12 अगस्त और 21 अगस्त तक जेबीटी की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। अभी लास्ट में हमारी टीजीटी वालों की चली गई और पीजीटी वालों की चल रही है। अगर ये काम हमारा 10 दिन बाद होता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं चाहिए फिर कोई न्याय। अगर हमें न्याय देना है तो विदिन 1 वीक चाहिए ही चाहिए जी, अदरवाइज नहीं। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा 8 महीने से परेशान हैं जो अभ्यर्थी हैं। जो फॉर्मूला लगा ये ठीक नहीं, उनका सभी का ये है कि सभी को इक्वल लिया जाए उसमें। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ से आए हो आप? रोहतक से आए। रोहतक से आए हो। मैम, आप कहाँ से आए हो? सर दिल्ली से। दिल्ली से आए हो। मैम, आप कहाँ से आए हो? हिसार से। हिसार से। आप देख रहे हो, देखो सारे कितने लोग कहाँ से आए हैं और कोई सुबह 4 बजे चला है, कोई 5 बजे चला है। देखिए आप कहाँ से आए मैम? आप रोहतक से आए हो। काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सुबह 5 बजे के चले हुए हैं, अच्छा, तब पहुँचे और बहुत ज्यादा बारिश थी रास्ते में, फिर भी हम आए हैं यहाँ पे। ठीक है मैम, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बात को कंसीडर कर रही है कि गलत पेपर बना है? ये जैसे आत्माराम जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोर्ट ने भी कंसीडर कर लिया है और चेयरमैन साहब के भी संज्ञान में बात डाल ली है कि गलत चीज है, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉजिटिव अब तक आश्वासन नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है? यही कहना चाहूंगी कि हमें 30 नंबर की ग्रेस मार्क्स 30 नंबर की ग्रेस मार्क्स हमारे साथ न्याय किया जाए सर जी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ सैनिक साहब न्याय करेंगे। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, कैंडिडेट्स का यही कहना है कि गवर्नमेंट ने एचटेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी की है, तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में गवर्नमेंट दिखाई दे रही है और ये हमेशा बच्चों के हित में रही है। तो बस ये एक गलती हो जाती है बोर्ड से, कोई बात नहीं, गलतियां तो हो जाती है इंसान से। तो अभी देख लेते, देखिए बहन जी क्या कह रही है, अभी पूछते हैं इनसे जी। सर देखिए, मतलब फॉर्मूला गलत था, आउट ऑफ सिलेबस था, ये सारी बातें मतलब जो मेरे यहाँ पे साथी हैं उन्होंने आपके सामने रख दी है। सर देखिए, हम सब इंडिया में रहते हैं, सभी को पता है ये हमारी जो एज है, ये वो स्टेज है जहाँ पे शादी हो जाती है, ज्यादातर लड़कियां माएँ भी बन जाती हैं। बिल्कुल। देखिए सर, छोटे छोटे बच्चों के साथ पता नहीं कैसे कैसे घर के 24 घंटे में से 18 घंटे 15 घंटे काम करने के बाद हम जैसे तैसे टाइम निकालते पढ़ने के लिए अपने बच्चों के होते हुए भी। और फिर सर इतनी मेहनत करने के बाद जब आप यहाँ आ जाते हो और यहाँ पे आके आपको कोई पीछे ऐसे धक्का दे देता है, वो भी आपकी बिना किसी गलती के, तो सर बहुत दुख होता है बच्चों पे से। मतलब इतनी मेहनत हम पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के मैम से, सरकार से यही विनती है, वो कृपया हमारी बात को सुने और जो हमारा हक है वो हमें दे। अदरवाइज हमें तो यही लगेगा कि क्योंकि हम मानते हैं कि जो सरकार है वो जनता से है जी, जनता सरकार से नहीं है जी। तो उनको अपनी जनता की सुननी चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे उनको अपने जनता की सुननी चाहिए। जनता जनार्दन उनके लिए सबसे पहले होना चाहिए। तो बहन जी आप कहाँ से आए बहन जी? जी मैं पलवल से आई। पलवल से आप आए हो जी। भाई साहब आप जी। एक बार मैं अपनी शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, जब इससे पहले भी एस्टेट होता था, ना ही कभी आपने सिलेबस दिया। इस बार किसने कहा था कि आप सिलेबस दीजिए? आपने सिलेबस दिया, सभी का माइंड सेट हुआ कि सिलेबस के हिसाब से पेपर बनेगा। पेपर को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जब वो पेपर देखा तो पूरा दिमाग डगमगा जाता है कि इसमें सारी की सारी ग्रामर है। क्योंकि जस्ट पेपर से 21 दिन पहले हमने ग्रामर को छोड़ के पेडागोजी तैयार कीजिए। आप यकीन मानिए, पेडागोजी और ग्रामर में जमीन आसमान का अंतर है। पेडागोजी एक बेहद ही आसान सब्जेक्ट है जिसमें से कोई भी बच्चा 30 में से 30 ले सकता है। अगर आप इसी के हिसाब से नंबर देते, मैंने सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लिए थे, मेरा रिजल्ट चेक कीजिए, उसके बावजूद भी आप हमें ग्रेस नंबर नहीं दे रहे हो।
आपने जब सिलेबस दिया था आपने सीटेट की ऑफिशियल साइट से कॉपी की है, एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। आपका माइंडसेट इतना नहीं चल रहा है कि सिलेबस में क्या डिफाइन करके दें। आप बच्चों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ भी आप सिलेबस दे दीजिए, हम कुछ भी पढ़ के आ जाए। ये बिल्कुल गलत है। मैडम को हमारी बात सुननी चाहिए, इतना ही कहना चाहूंगी मैडम। तो मैम अगर मान लीजिए ये बात कंसिडर नहीं हो रही तो अगला स्टेप क्या लगता है, क्या करोगे सर? क्या कर सकते हैं, क्या करें आप बताइए। डेली तो कोई चक्कर नहीं काट सकता, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए, परिवार में झूठ साच बोल के आए। जी देखिए हम गांव से बिलोंग करते हैं, इतने ढेर सारे काम है जी हमारे पास, ठीक है। परिवार में कह के आए कि बहुत अर्जेंट काम है इसलिए कहीं जा रहे हैं। मैडम को ये बातें समझ में ही नहीं आ रही है जी। इतना ऊंचा पोस्ट मिल गया, ठीक है मैडम, समझनी चाहिए। हम लोग भी आप ही के जैसे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए मैम भी एक अच्छी शिक्षक रही है, ऐसी बात नहीं है। वो आपके दर्द को जरूर सुनेंगी, जरूर समझेंगी। कार्य में देखिए सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। जरूर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? सर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन उस पॉजिटिव रिजल्ट का हम करेंगे क्या? वो जो पॉजिटिव रिजल्ट वो 6 महीने बाद आएगा। देर से क्या अन्याय अन्याय के बराबर ही होता है सर। उसका हम क्या करेंगे सर 6 महीने बाद? क्योंकि वैकेंसी जरूरत तो हमें आज है उस चीज की। जब आज हमारी उस चीज की सुनवाई नहीं हो रही तो उसका हम क्या करेंगे? बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी एज निकल जाएगी, तो उस एस्टेट का हम क्या करेंगे जब हमारी एज निकल जाएगी? बिल्कुल। 5-6 बहनें हैं अगर मैं जो रात को 2 बजे चली हैं और वो सब प्रेग्नेंट है। आप सोच सकते हो कि यहाँ खड़ी कैसे हैं वो बेचारी, वो कोई पूछ नहीं रहा, किसी को पता नहीं है वो इतना लंबा ट्रैवल कर रही है चंडीगढ़ तक। और टीचर उसमें ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट से होती है, और सीमा तिरखा मैम एक फीमेल होके हम फीमेल का दर्द नहीं समझ पा रही है मैम। हम 8 महीने से चक्कर काट रहे हैं। मैम क्या है, देखिए संज्ञान में बात जरूर है लेकिन उनको ये नहीं पता था, उनको लगा लाइटली है ये। लेकिन ये एक पूरे यूं लगा लीजिए हरियाणा के अंदर एक आक्रोश बन गया है। एस्टेट का दर्द है हर युवा के फेस पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सर बिल्कुल अन्याय के लिए हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक खड़े रहेंगे, और जो भी होगा अभी तक हम अगर मैम ने हमको कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो हम यहाँ पे मैम के यहीं पे धरने देके बैठेंगे। हम आगे फिर हमारा हाँ जी भूख हड़ताल लेके बिल्कुल यहीं पे बैठेंगे जब तक मैम हमको हमारा न्याय नहीं देंगे। ठीक है जी। हाँ जी सर, अभी आपने एक बात कही थी कि संज्ञान में मामला नहीं आया था, इनको ये लग रहा था कि ये छोटा मामला है। मैं आपको बता दूं सर, हमने भिवानी भी 8 दिन का जो धरना है वो किया था, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि इसमें कोई राजनीतिक करण हो इसका, तो इसलिए वो धरना हमने बीच में उठाया था। क्योंकि हम इस शुरुआत में हमें जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब हमें समझ में आया कि हमारा इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो सकता है तब हमने उस धरने को उठा लिया था। तो खबरें तो तब भी निकली थी, जो CID वाले हैं रोजाना हमसे रिपोर्ट लेते हैं। जी। जहाँ पर भी कोई भी जो मंत्री आता है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। 26 जनवरी को हमने पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हुए थे वहाँ पे हमने ज्ञापन दिए थे, तब भी किसी प्रकार की बातें नहीं हुई। एक बार जहाँ भी हम जाते हैं तो केवल हमें आश्वासन मिलता है, आश्वासन के ऊपर आश्वासन। आपने ये ज्ञापन वगैरह दे रखे हैं? हाँ जी, काफी पिछले 8 महीनों से घूम रहे हैं सर। जो ठंड के दिन होते हैं सर वो हमने बाहर काटे हैं, जो गर्मी से वाले दिन थे वो हमने बाहर काटे हैं। जो बारिश है वो मौसम है वो हम झेलने को तैयार हैं। सरकार पहले हमारी जो लड़ाई थी वो केवल हमें ये लग रहा था कि केवल जो VP यादव जी हैं, शिक्षा बोर्ड है, केवल उसके अंदर कमी है। लेकिन इतने महीने चक्कर काटने के बाद में हमें ये लग रहा है, अभी ये महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि बार बार कोई व्यक्ति आपके पास में आ रहा है और आप केवल उनको आश्वासन ही दे रहे हो। पेपर गलत बनना दूसरी बात है, लेकिन उसको पता चलने के बाद सुधारना भी एक बड़ी बात है। सर आप ये देखिए कि एक 5,000 रुपए में नौकरी करने वाला अध्यापक है ना, वो भी पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर बना सकता है। वो भी इतनी गलती नहीं करेगा जितनी इन्होंने दिन रात का फर्क कर दिया। एक तरफ ये कह रहे हैं जैसे मैम ने बताया है कि CTET वाला सिलेबस कॉपी करके रख दिया। बिल्कुल। और सर मैं आपको वो डॉक्यूमेंट है वो दे दूंगा जो कोर्ट के केस में इन्होंने रिप्लाई दिया है बच्चों को। उसके अंदर इन्होंने ये कह रखा है कि हमने जो CTET का पेपर है ना कॉपी नहीं कर रखा, जबकि जो दशमलव बोलते हैं हम उसको, वो तक कॉपी कर रखी है। बिल्कुल कॉपी कर रखा है 100%। और इन्होंने अखबार में भी उस समय निकलवाया था कि हम जो आने वाली जो स्टेट की परीक्षा 2023 वाली वो हम जो CTET है उसके आधार के ऊपर लेंगे। उन्होंने ये अखबार में भी निकलवा रखा है। अखबार में इन्होंने ये भी बोल रखा है हमने ग्रेस दी है 6500 बच्चों को, लेकिन जब हम मंत्री जी के पास में जाते हैं तो ये कहते हैं हमने ग्रेस नहीं दी, हमने मॉडरेशन किया है। अच्छा। अगर पेपर, और दूसरी तरफ कहते हैं पेपर पाठ्यक्रम से बाहर नहीं था। अगर पेपर पाठ्यक्रम से बाहर नहीं था तो ये बच्चों को अतिरिक्त अंक कैसे दिए गए? कोई तो कारण रहा होगा कि उन्होंने अतिरिक्त अंक हैं वो दिए। उसके रिप्लाई में वो कहते हैं कि पेपर है वो 360 डिग्री कवर नहीं था, मतलब जो भी सिलेबस दिया था उसमें एक पार्ट से प्रश्न पूछे गए। पहली बात तो ये उनकी बात गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्याकरण है वहाँ पे मुख्य बिंदु नहीं है। व्याकरण के प्रश्न पूछे जा सकते थे, लेकिन वो जो गद्यांश और पद्यांश है ना उनके आधार पर ही व्याकरण पूछी जा सकती थी। अलग से व्याकरण पूछने का कोई प्रावधान नहीं था अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और चलो हम उनकी बात मान लेते हैं कि व्याकरण उन्होंने लिख रखा है, वो व्याकरण से प्रश्न पूछ सकते थे। उन्होंने एक टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए तो
इन्होंने ये फार्मूला क्यों लगाया? अब आप कोई भी जो एग्जाम है वो देखते हो, किसी भी एग्जाम को आप देख लेना, कोई भी जो पेपर है वो 360 डिग्री कवर नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक जो पाठ्यक्रम होता है वो बड़ा विशाल होता है, लेकिन जो पेपर में जो क्वेश्चन डाले जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं, या तो 5 पूछे जाएंगे या 10 पूछे जाएंगे, तो पूरा पेपर है वो कवर नहीं हो सकता है। लेकिन तो इस बात को भी बोल रहे हैं कि पेपर पार्ट ये 360 डिग्री कवर नहीं था, इसलिए हमने फार्मूला लगाया। अगर ऐसा फार्मूला का जिक्र होता कहीं पे तो और भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता जी। और कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि आपका पॉलिसी मैटर है, इसलिए हम आपका जो काम है ना वो नहीं हो रहा है। तो मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा जो ये मैटर है वो पॉलिसी मैटर नहीं है। हाँ, ये है कि जो चेयरमैन साहब ने काम कर रखा है वो पॉलिसी के अगेंस्ट कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की भी जो गाइडलाइन है या फिर स्टेटमेंट है वो है, और जो माननीय खट्टर साहब है उन्होंने भी बोला है कि जो एक बार जो खेल शुरू हो जाता है उसके बाद में नियम नहीं बदले जा सकते। यही कारण है कि जो सीईटी है वो अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि वो रूल पहले बन चुके थे, अब नहीं बदले जा सकते। लेकिन स्टेट वाले में क्या किया इन्होंने, जो नोटिफिकेशन डाला है उसके अंदर इस फार्मूले का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये बाद में भी फार्मूला लिया है, मतलब कि गेम शुरू होने के बाद में रूल बदले गए हैं। अगर सरकार अब नहीं करती है हमारा काम, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये है कि हमें कोर्ट में जो फीस है वो देनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, न्याय हमें वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, साथ में हमें भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब तक जो वैकेंसियां हैं वो जा चुकी होंगी। गलती कोई और कर रहा है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो कोई और भुगत रहा है जी। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए जी। और एक बात आपको हम कहीं भी जाते हैं सुनने में आया होगा कि हमारी जो संख्या है वो लगभग 25,000 के लगभग है, तो लेकिन इस मामले के कारण केवल ये 25,000 अभ्यर्थी नहीं कि 3 पीढ़ियां हैं ना वो मतलब कि परेशान हो रही हैं। एक तो हमारे पेरेंट्स हैं जो कि साथ में आते हैं, दूसरे हम हो गए, और तीसरे जो आपने देखा होगा कि अभी जो मैम थी अपने बच्चे को लिए हुए थी, कुछ मैम है वो प्रेग्नेंट भी होंगी। बिल्कुल। तो 3 पीढ़ियों को इन्होंने परेशान कर रखा है। ये जो फार्मूला है ये देख लीजिए आप, ये इन्होंने कर रखा है कंपेयर, इसमें 120 के साथ में इन्होंने कंपेयर कर दिया कि इसके अंदर जितने अंक होंगे उतने ही अंक इन्होंने भाषा के अंदर दे दिए। ये सुनने में अच्छा है, लेकिन अगर हम जो शिक्षण शास्त्र है जो हमें बीएड में पढ़ाया जाता है, या फिर जो अनईपी 2020 है, या फिर एनसीएफ 2005 है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर बोला गया है कि जो भी कोई भी बच्चा होता है वो एक विषय के अंदर कमजोर है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे विषय में भी कमजोर हो। एक विषय का जो मूल्यांकन है दूसरे के आधार पे नहीं कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने वो ये देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने कितने अंक लिए हैं उतने इसमें दे रहे हैं। क्या पता इसके अंदर वो बच्चा टॉपर हो। बिल्कुल ठीक बात है। जो ये फार्मूला जो चाहे ये पेपर पाठ्यक्रम से बाहर लगा लीजिए या 360 डिग्री कवर नहीं था उनकी बात लगा लीजिए, जो भी हुआ है सभी बच्चों का नुकसान हुआ है, चाहे किसी का कम हुआ हो किसी का ज्यादा हो, नुकसान सभी को हुआ है। बिल्कुल। जिसके अभी 18 आए हैं, अगर पेपर पाठ्यक्रम से बाहर होता तो 25 नंबर भी ले सकता था, 30 भी ले सकता था। हाँ जी, बिल्कुल सही पॉइंट है। हाँ जी। तो लेकिन अब जो ये इलाज कर रहे हैं ये कुछ बच्चों का कर रहे हैं जिनको भाषा में अंक बिल्कुल भी नहीं आए, उनका कर रहे हैं। 6500 बच्चों का उन्होंने इलाज कर दिया। बाकी बच्चों का क्या हुआ? जो मैं हूँ मेरे हैं 18 नंबर आए हुए हैं जी। तो अगर पेपर पाठ्यक्रम से होता तो चाहे मैं 1 नंबर ज्यादा लेता, आ सकते थे। बिल्कुल। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिनको 18 या फिर 20 नंबर के आसपास आ गए ना, वो तो 1 नंबर भी ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन जिनके नंबर 5 हैं 10 हैं इसके लाइन में हैं, वो बच्चे हैं 18 से 20 नंबर ले सकते थे। बिल्कुल, ये तो न्याय है, बिल्कुल न्याय नहीं है जी, तो बिल्कुल गलत बात है। जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है ना वो भी समझ सकता है, लेकिन नए जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है वो समझ रहा है हमारी बात को, और जो सरकार है उसकी तरफ से तो केवल हमें आश्वासन दिखाई दे रहे हैं अभी तक। जो शायद आगे ये स्टेटमेंट भी जो हमारे नेताजी हैं शायद वो ये स्टेटमेंट भी दे दें कि ये विपक्ष वाले हैं या फिर भर्ती रोको गैंग है जो पहले आई हुई थी। तो मैं यहाँ पे बता दूं, अब तक जो हमने जो भी किया है वो लगभग सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा। हमने कहीं पर भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। हमने जहाँ पर भी खिलाफ बोला है चेयरमैन वीपी यादव के खिलाफ, जो भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड है ना उसकी जो कमियां है ना वो गिनाई है। लेकिन अभी 8 महीने धक्के खाने के बाद में इतनी वैकेंसियां जा चुकी हैं, पहले जा चुकी हैं, अभी कुछ जाने वाली हैं और कुछ आने वाले समय में चली जाएंगी। हाँ, ओवरेज भी तो हो जाएंगे। हाँ जी, हमारे काफी सारे साथी ओवरेज हो गए हैं। भर्तियां हैं जो शिक्षक भर्ती है हरियाणा के अंदर बार बार नहीं आती है, सभी को पता है। अभी जो पीआरटी की वैकेंसी वो 12 साल के बाद में आ रही है। तो ये जो मौका है, ये जो भी हमारी जो पीढ़ी है जिन्होंने भी ये स्टेट दिया था उसके लिए शायद ये अंतिम मौका होगा हरियाणा के अंदर शिक्षक लगने का। और यही कारण है कि हम जो अपना जो प्रयास है वो लंबे समय से कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर
जो युवा साथी हैं काफ़ी परेशान हैं और आज का पूरा डिसीजन इस वीडियो में बता दिया गया है। आगे आप देखिए क्या यहाँ पर डिसीजन होता है कि भाई भूख हड़ताल होती है या कोई दूसरी टाइप का प्रोटेस्ट होता है, क्या होता है वो आगे डिसीजन लेके चैनल पर बता दिया जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी भाई बहन जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला। आप लोग वीडियो देख के केवल ये डिसाइड कर लेते हो कि आज ये हुआ वो हुआ, जब तक भीड़ बना के नहीं आओगे तब तक ये लोग नहीं झुकेंगे। तो अगली बार क्या हम स्टेप उठा रहे हैं ये वीडियो पर जल्द बता दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।